दोस्तों, ये कहानी कोई साधारण फैंटेसी नॉवल नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हमारी ही तरह एक मॉडर्न ह्यूमन था, लेकिन किस्मत ने उसे दोबारा जन्म दिया, एक बर्फ से ढकी वीरान दुनिया में, एक बर्बर बारबेरियन के रूप में। उसका नाम है रुद्र। इस जमी हुई वेस्टलैंड में, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी लड़ाई है, रुद्र एक नई दुनिया को अपनी आंखों से देखता है। एक ऐसी दुनिया जहां जादू मौजूद है, एल्व्स हैं, डेमन्स हैं, और हर कदम पर मौत इंतजार करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि रुद्र भले ही अपार शक्ति का मालिक हो, उसका नजरिया अब भी एक बच्चे जैसा है। हर नई चीज उसे हैरान करती है, हर अजीब प्राणी उसे रोमांच से भर देता है। वो मासूमियत से सवाल करता है, और उसी मासूमियत में ऐसे काम कर जाता है जिनसे वहां के लोग कांप उठते हैं। उसकी ताकत, उसकी अनोखी सोच, और उसका बिल्कुल अलग तर्क, स्थानीय लोगों के लिए वो कभी एक रहस्य है, तो कभी चलता फिरता खौफ। ये कहानी है एक बच्चे जैसी आत्मा वाले इंसान की, जिसके हाथों में भगवानों जैसी शक्ति है। एक फ्रोजन वेस्टलैंड से शुरू होकर ये सफर हमें ले जाता है एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक फैंटेसी वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साहसिक कहानी। चैप्टर 1। सफेद बर्फ के मैदान का बर्बर बारबेरियन ऑफ द व्हाइट स्नोफील्ड। दूर तक फैले बर्फ के मैदान को रुद्र चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसके शरीर पर बस हल्की सी चमड़े की जैकेट थी, लेकिन चारों ओर फैली भयानक काटती ठंड का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो शून्य में घूरता हुआ सफेद अंधीन दुनिया को निहार रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। क्या कर रहे हो? रुद्र ने पलटकर देखा। भूरे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। वो भी हल्के कपड़ों में थी और जिज्ञासा से सिर एक तरफ झुकाए उसे देख रही थी। नजारा देख रहा हूं, रुद्र ने शांति से कहा। क्यों? दिमाग को शांत करने के लिए, औरत ने फिर पूछा। दिमाग को शांत करने की जरूरत क्यों है? रुद्र ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं थक गया हूं। सवाल पूछना बंद करो, तुम अकलहीन बर्बर। औरत ने फिर से सिर टेढ़ा किया, साफ साफ उलझन में। दिमाग थक गया है, शरीर क्यों नहीं? मुझे समझ नहीं आता। आह, रहने दो, रुद्र ने झुंझलाकर कहा। मैंने कहा था कि मैं पहरा दूंगा, फिर तुम यहां क्यों आई हो? कुछ गड़बड़ है क्या? औरत का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हमारे कबीले के 5 लोगों ने ब्लैक स्कॉर्पियन खा लिए। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। फिर से? मैंने उन्हें बताया था कि वो जहरीले हैं। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और उन्होंने फिर से खा लिए। वो एक गर्व की चुनौती थी। औरत मुस्कुरा दी। मुझे तो काफी प्रभावित लगे। कमबख्त, रुद्र ने गुस्से में सांस छोड़ी। लाशों को वैसे ही छोड़ दो। जब मैं लौटूंगा मैं खुद निपट लूंगा, उसने चेतावनी भरे लहजे में जोड़ा। शोकानुष्ठान के दौरान उन्हें खाने की कोशिश मत करना, वरना सब मर जाओगे। लेकिन औरत हिचकिचाई। रुद्र की आवाज ठंडी हो गई। अगर तुमने खाया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। उसने जीभ क्लिक की। ठीक है। औरत कांप गई। मैं नहीं खाऊंगी, कसम। ये कहकर वो तेजी से वहां से भाग गई। उसकी पीठ को दूर जाते देखते हुए रुद्र ने फिर एक बार आह भरी। कमबख्त अज्ञानी बर्बर। ब्लैक स्कॉर्पियन खाने से उन्हें डर नहीं लगता, जबकि वो पक्का मौत थे। लेकिन रुद्र की धमकी से वो कांप उठते थे। मूर्ख लोग, रुद्र ने मन ही मन सोचा। वो आगे बढ़ता गया, और उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ के उस सफेद मैदान में गुम हो गया। बर्फ गिर रही थी। पूरी दुनिया एकदम सफेद थी। चारों ओर बस बर्फ दूर दूर तक फैली हुई। उस मैदान से होकर कई गाड़ियां आगे बढ़ रही थीं। क्लैक क्लैक। उफ, कमाल की ठंड है, एक आदमी ने गाड़ी के पास चलते हुए कहा। उसने अपनी फर वाली टोपी और नीचे खींच ली। उसके मुंह से निकली सांस हवा में जमते ही बर्फ बन गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी भौहें भी जम चुकी थीं, जरा सी छूने पर टूटने को तैयार। तभी जो आदमी उनका नेता लग रहा था, उसने सख्त आवाज में कहा, और फर लपेट लो वरना यहीं जमकर मर जाओगे। बाकी सबने तुरंत अपने कॉलर कस लिए। जी सर, बहुत ज्यादा ठंड है। उनके दांत ठंड से कांप रहे थे। आवाज तक ठीक से नहीं निकल पा रही थी। दल बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गाड़ी के पहियों के निशान और इंसानों के पैरों के निशान सफेद बर्फ पर साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन लगातार गिरती बर्फ कुछ ही पलों में हर निशान को फिर से ढक दे रही थी। एक आदमी ने घबराकर चारों ओर देखा और हिम्मत जुटाकर बोला, कैप्टन, इनाम चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन ये पागलपन है। कैप्टन ने नजर घुमाई। आगे, पीछे, दाएं, बाएं, हर तरफ सिर्फ सफेदी। अनंत बर्फ के समंदर में वही लोग, इकलौता रंग थे। हम व्हाइट स्नोफील्ड पार कैसे करेंगे?
ये सरासर मौत है। उस आदमी ने समझाने की कोशिश की। चुप रहो। कैप्टन की आवाज तेज और सख्त गूंजी। तुम सबने इसके लिए हामी भरी थी। हाँ, लेकिन तो फिर चुप रहो। हम सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। कमबख्त, बुदबुदाते हुए वो आदमी फिर खामोश हो गया। सच ये था कि किसी में अब बेकार की बातें करने की ताकत नहीं बची थी। हर शब्द के साथ जमी हुई हवा फेफड़ों में जाती और अंदर से चुभती थी। भारी खामोशी में दल फिर से आगे बढ़ा। इसका गाड़ी के अंदर एक बुजुर्ग आदमी ने जीभ क्लिक की। लंबी सफेद दाढ़ी, सलीकेदार कपड़े और चेहरे पर साफ चिंता। उसने सामने बैठी युवती से पूछा, क्या तुम ठीक हो मेरी देवी? हाँ, नीले बालों वाली युवती ने सिर हिलाया। उसकी गहरी आंखें सीधे उसकी आंखों से मिली। मैं ठीक हूं। आपको खुद ये सफर करना पड़ा। ये वाकई अफसोस की बात है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे यहां होना ही था। ये मेरे पिता के साथ हुए अनुबंध का हिस्सा है। अगर आप मुझसे पूछें तो आपके पिता कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। बुजुर्ग बोला, परिवार को बचाने की आपकी कोशिशों को उन्हें समझना चाहिए था। कमबख्त, कितनी भयानक ठंड है। बाहर से आई एक शिकायत ने उसकी बात काट दी। बुजुर्ग का चेहरा बिगड़ गया। ये बदतमीज लोग, कृपया उन पर सख्ती मत कीजिए। युवती ने नरमी से कहा, व्हाइट स्नोफील्ड पार कराने के लिए यही लोग तैयार हुए थे। हाँ, वो तो है, लेकिन वैसे? युवती ने झिझकते हुए पूछा, क्या उन्हें अंदर आने दिया जा सकता है? वो ठंड से बुरी तरह जूझ रहे हैं। क्रीक क्रीक, गाड़ी ठंड से कांप उठी, मानो खुद दर्द में कराह रही हो। जादुई सुरक्षा घेरा होते हुए भी वो मुश्किल से टिक पा रहा था। बाहर की हालत की कल्पना करके युवती और भी चिंतित हो गई। लेकिन बुजुर्ग ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं देवी, आप जानती हैं इस बर्फीले मैदान में क्या रहता है। आपका मतलब राक्षसों से? व्हाइट स्नोफील्ड के राक्षस अकल्पनीय रूप से भयावह थे। मुलाकात की संभावना कम है, बुजुर्ग बोला, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। इसीलिए हमने इन भाड़े के सैनिकों को रखा है। ठीक है, लेकिन युवती खिड़की से बाहर देखने लगी। सिर्फ सफेद रंग और कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कोई यहां जिंदा रह सकता है? वो बस एक किंवदंती है, बुजुर्ग ने कहा। कोई भी इंसान ऐसी जगह पर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन वो किंवदंती काफी भरोसेमंद मानी जाती है। हम हाँ, ये सच है। बुजुर्ग ने सीधे इनकार नहीं किया। बहुत समय पहले, इतना पुराना कि लोग भूल चुके, एक साम्राज्य ने पूरी दुनिया पर राज किया था, धरती के आखिरी छोर से समुद्रों तक। लेकिन उस साम्राज्य ने भी व्हाइट स्नोफील्ड को छूने की हिम्मत नहीं की। दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से में फैला ये इलाका साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में था। एक ऐसा नर्क जहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। फिर भी पूरी दुनिया पर शासन की चाह में सम्राट ने व्हाइट स्नोफील्ड जीतने का फैसला किया और वो अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं और सैनिकों को लेकर उस बर्फीले नर्क में उतर गया। काटती हुई ठंड के बीच उनका दुश्मन धीरे धीरे करीब आ रहा था। बर्फीली धुंध के आर पार आखिरकार वो आकृति साफ दिखाई देने लगी। कैप्टन ने हमला करने के लिए अपनी पकड़ कस ली, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक गया। क्या? गाड़ी के अंदर युवती की आंखें हैरानी से फैल गईं। उनके सामने जो खड़ा था वो कोई राक्षस नहीं था, इंसान। युवती के मुंह से अनायास निकल गया। सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में राख रंग के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एकदम तराशा हुआ। मजबूत शरीर लिए हुए था। सीने पर एक गहरा भयानक निशान था, मानो कभी वहां से शरीर फट गया हो। उसके बदन पर सिर्फ हल्की चमड़े की बनियान थी, और फिर भी वो भयानक ठंड उस पर कोई असर नहीं डाल रही थी। बर्बर, किसी ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। वो बर्बर यानी रुद्र कुछ पल तक बस उन्हें चुपचाप देखता रहा। फिर उसने मुंह खोला। मैं तो बस टहलने निकला था, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। सोच रहा था वापस जाने से बच जाऊं। उसकी नजर सब पर गई, एक एक करके। लेकिन आज किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। एक पल के लिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने सही सुना। जो उनके सामने खड़ा था, जिसे बर्बरता का प्रतीक माना जाता था, वो साफ धारा प्रवाह भाषा में बोल रहा था। रुद्र की राख रंग आंखें
सीधे उनकी आंखों से मिली और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ रुद्र ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। चैप्टर 2। रुद्र की नई महिला मित्र। उस बर्बर की भाषा हैरान कर देने वाली थी। साफ धारा प्रवाह और आम बोली में, बिना किसी लहजे के। बाहर से आए लोग कुछ पल तक जवाब देना ही भूल गए। रुद्र ने एक नजर घुमाई। कुल 8 गाड़ियां। तुम लोग व्यापारी हो? रुद्र ने पूछा। हाँ हाँ, हकलाती हुई आवाज आई। इस बर्फीले मैदान से गुजरना। रुद्र ने गहरी गूंजती आवाज में कहा, तुमने बेहद खतरनाक रास्ता चुना है। भाड़े के सैनिक अपनी तलवारों की मूठ और कसकर पकड़ चुके थे। उन्हें किसी राक्षस की उम्मीद थी, लेकिन सामने खड़ा था वो बर्बर जिसका जिक्र सिर्फ किंवदंतियों में मिलता था, और उस पर से उसकी साफ सुथरी भाषा उनकी हैरानी को और गहरा कर रही थी। सैनिकों के कपड़ों को देखते हुए रुद्र ने फिर कहा, लगता है तुम लोग इन व्यापारियों की सुरक्षा के लिए किराए पर लिए गए हो। सही कहा, एक सैनिक ने जवाब दिया। सभ्य दुनिया में रहने वाला हर इंसान व्यापारी और भाड़े के सैनिकों को जानता था, लेकिन उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक बर्बर था। व्हाइट स्नोफील्ड में रहने वाला एक दंतकथाओं का प्राणी। इसलिए ये जानकर कि एक बर्बर व्यापारी और सैनिक की अवधारणा समझता है, सब और भी चौंक गए। मैं सलाह दूंगा कि तुम लोग वापस लौट जाओ, रुद्र ने कहा। हालांकि मुझे शक है कि तुम्हारे पास वो विकल्प बचा है। उसने ठुड्डी पर हाथ फेरा। कुछ पलों तक भारी खामोशी छाई रही। फिर जैसे कोई फैसला करके रुद्र ने उंगली उठाई। तुम्हारा नियोक्ता इन्हीं गाड़ियों में से किसी एक में है ना? उसकी उंगली एक सलीके से सजी पीली गाड़ी की ओर उठी। मैं भी काम पर रखे जाने का प्रस्ताव रखता हूं, रुद्र ने कहा। क्या? तुमने क्या कहा? यह कोई मुश्किल बात नहीं है, रुद्र बोला। मैं तुम्हें इस बर्फीले मैदान को पार कराने में मदद देने की पेशकश कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन कैप्टन की आवाज धीमी पड़ गई। बहुत कुछ एक साथ हो रहा था। एक दंतकथाओं का बर्बर जो साफ भाषा में बात कर रहा था और अचानक अपनी सेवाएं देने की पेशकश कर रहा था। फिर भी कैप्टन ने खुद को संभाला। आपका इरादा हमारा दुश्मन बनने का तो नहीं है, रुद्र ने बिना भाव बदले कहा। अगर वो मेरा इरादा होता तो तुम सब अब तक मर चुके होते। समझ गया, कैप्टन ने सिर हिलाया। फिर वो पीली गाड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाया। आपने सब सुन लिया? हाँ, अंदर से युवती की शांत आवाज आई, लेकिन उसके पास बैठे बुजुर्ग का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये सब क्या हो रहा है? वो कांपते हुए बोला। वो बर्बर आपके लिए काम करना चाहता है, कैप्टन ने कहा। आप क्या आदेश देती हैं? गाड़ी के अंदर युवती ने आंखें बंद की। एक पल रुकी, फिर हल्के स्वर में पूछा, अगर हम उससे लड़े तो आपके हिसाब से नतीजा क्या होगा? कैप्टन ने बिना झिझके कहा, मैं इसकी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। समझ गई, युवती ने आंखें खोली। उस आदमी से कह दीजिए हम उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। जी, कैप्टन ने बाहर आकर कहा। आपका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, बर्बर। अच्छा है, रुद्र ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा और उनकी ओर बढ़ने लगा। भाड़े के सैनिक घबराकर पीछे हट गए। डरो मत, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम सिर्फ कर्मचारी हो। उसकी नजर सीधे पीली गाड़ी पर गई। मुझे अपने नियोक्ता से सीधे बात करनी है। अगर तुमने जरा सी भी चाल चली तो मैं कुछ नहीं करूंगा। चिंता मत करो, रुद्र ने शांत स्वर में कहा और कैप्टन के पास से आगे बढ़ गया। भाड़े के सैनिक हिचकिचाते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला सही है या नहीं। कैप्टन, क्या वाकई उसे उनसे मिलने देना ठीक है? हमारे नियोक्ता ने इजाजत दे दी है। फिर भी हम भाड़े के सैनिक हैं, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। रोकना? कैप्टन ने कड़वी हंसी हंसी। क्या तुम्हें लगता है हम उसे रोक सकते हैं? मजाक कर रहे हो? जैसे जैसे रुद्र गाड़ी के करीब पहुंचा, अंदर बैठे बुजुर्ग का चेहरा राखसा सफेद पड़ गया। मैडम, ये तो, वो हकलाने लगा। खुद को संभालिए, युवती ने शांत स्वर में कहा। नॉक नॉक। दरवाजे पर शिष्ट और सभ्य दस्तक। एक बर्बर से ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी।
विरोधाभास चौंकाने वाला था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रुद्र ने पूछा। हाँ, कृपया अंदर आइए, युवती ने कहा। क्रीक, दरवाजा खुला। जैसे ही रुद्र अंदर आया, युवती एक पल के लिए सांस रोक बैठी। वो असामान्य रूप से विशाल नहीं था, एक मजबूत आदमी से बस 2 सिर ऊंचा। लेकिन असर उसकी कदकाठी का नहीं था। सिर्फ चमड़े की बनियान पहने उसकी नंगी मांसपेशियां पूरी तरह दिखाई दे रही थीं। शरीर का हर रेशा सटीकता से हिल रहा था, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि पत्थर से तराशी गई एक मूर्ति हो। वो मानव रूप में एक राक्षस था। न नहीं, बुजुर्ग कराह उठा। पीछे हटने की अब कोई जगह नहीं बची थी। तीनों के लिए गाड़ी अचानक बहुत छोटी लगने लगी। मुझे उम्मीद है आप लोग शांत रहेंगे, रुद्र ने कहा। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। आपसे मिलकर खुशी हुई, युवती ने संयम से कहा। और मुझे भी, रुद्र मुस्कुराया। उसकी गहरी आंखें सीधे युवती पर टिकी थीं। यहां काफी गर्मी है, उसने कहा। इस बर्फीले मैदान में इतनी गर्माहट बनाए रखना आसान नहीं होगा। ये जादू की वजह से है, युवती ने उत्तर दिया। जादू? रुद्र की आंखों में रुचि चमक उठी। तुम्हारे लोगों की वो रहस्यमय शक्ति, मैंने इसके बारे में सुना है। आपने सुना है? युवती चौंक गई। एक बर्बर हिंसा का प्रतीक उसके सामने खड़ा था और एक शिक्षित कुलीन की तरह बात कर रहा था। आप जानती हैं ये जगह कितनी खतरनाक है, रुद्र ने कहा। ये भाड़े के सैनिक आपको सुरक्षित यहां से नहीं निकाल पाएंगे, उसने सीधा प्रस्ताव रखा। इसलिए मैं आपकी जानों की रक्षा करने की पेशकश करता हूं। और बदले में आप क्या चाहते हैं? युवती ने पूछा। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। खाना, हथियार या कुछ और? लेकिन रुद्र का उत्तर पूरी तरह अप्रत्याशित था। कुछ बड़ा नहीं, उसने सहजता से कहा। बहुत साधारण है। ज्ञान? माफ कीजिए, इस बर्फीले मैदान के बाहर की दुनिया का ज्ञान, रुद्र ने कहा। जो जानकारी आपके पास है वही मेरी कीमत है। बस ज्ञान और जानकारी? हाँ, रुद्र ने हल्की चालाक मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है ये सौदा आपके लिए काफी फायदेमंद है। उस पल युवती खुद पर काबू खोने ही वाली थी। उसकी एक मुस्कान तक उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वो किसी शिकारी के सामने नंगी खड़ी हो। ठीक है, उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, खुद को संभालते हुए। अच्छा, रुद्र संतोष से मुस्कुराया। तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैं अवस्थी परिवार की मेहर हूं। मेरा नाम रुद्र है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई। आखिरकार कोई ऐसा मिला जिससे वो सच में बात कर सकता था। रुद्र ने मन ही मन सुकून की सांस ली। अब तक जिन इंसानों से उसका सामना हुआ था उनमें से ज्यादातर उसे देखते ही घबरा जाते थे, तलवारें निकाल लेते या डर से जड़ हो जाते। उसने अनगिनत बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादातर लोग इतने डरे हुए होते कि सुन ही नहीं पाते। लेकिन ये युवती शांत थी और ये बात रुद्र को भीतर तक सुकून दे रही थी। मैं तो बस थोड़ी देर टहलने निकला था, सोचा नहीं था कि इतनी किस्मत खुल जाएगी। वो समझ नहीं पाता था कि लोग स्वेच्छा से इस शापित बर्फीले मैदान में क्यों घुस आते हैं। लेकिन जो लोग सीमा के बाहर से आते थे कभी कभी अंदर तक पहुंच ही जाते थे। और चूंकि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इन बाहरी लोगों से मिलने वाली हर जानकारी उसके लिए अनमोल थी। अज्ञानी बर्बरों से इतने लंबे समय तक बात करने के बाद एक सभ्य इंसान से बातचीत उसे लगभग इलाज जैसी लग रही थी। रुद्र ने मेहर पर सवालों की बौछार कर दी। बर्फीले मैदान के बाहर क्या हो रहा है? देश एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं? दुनिया की मौजूदा हालत क्या है? वो सब जानना चाहता था। लेकिन जितने सवालों के जवाब मेहर देती गई, उतनी ही उलझन उसके चेहरे पर बढ़ती गई। जिस प्राणी को सिर्फ किंवदंतियों में बताया जाता था, उसके सवाल हद से ज्यादा सटीक और गहरे थे। समझ गया, मेहर की बात सुनकर रुद्र ने सिर हिलाया। तो बाहर भी शांति मिलना आसान नहीं है। हाँ, मेहर ने कहा।
साम्राज्य और राज्य एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। पूरी दुनिया संघर्ष में डूबी हुई थी। एक शक्तिशाली साम्राज्य और सबसे बड़ा राज्य। ऐसा युद्ध जो सब कुछ निगल लेने वाला था। साम्राज्य अपने अपार संसाधनों के दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मेहर ने आगे बताया। लेकिन सीमा पर मौजूद स्वॉर्ड मास्टर और नायकों की वजह से राज्य अब भी टिका हुआ है। स्वॉर्ड मास्टर, नायक। रुद्र की आंखों में चमक आ गई। क्या वो ताकतवर हैं? हाँ, मेहर ने कहा, मानव समझ से भी परे। उनमें से एक ने तो एक ड्रैगन तक को मार गिराया है। ड्रैगन? रुद्र ने धीरे से दोहराया। स्वॉर्ड मास्टर, ड्रैगन। ये सब उसे किसी कल्पना की कहानी जैसा लग रहा था। वो सोचने लगा, असली ड्रैगन दिखता कैसा होगा? सांप जैसा या छिपकली जैसा? मैं उसे देखना चाहता हूं, उसने अनायास कहा। बर्फीले मैदान के बाहर एक पूरी कल्पनाओं से भरी दुनिया थी। उसे याद भी नहीं कितना समय हो गया था इस शापित जमीन में फंसे हुए। वो बस जिंदा रहने के लिए लड़ता रहा था, ये जानते हुए कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड का स्नोफील्ड है और यहां से निकलना असंभव है। लेकिन फिर भी उसका दिल चाहता था उस दुनिया को देखने का जो इस बर्फ के पार है। अचानक मेहर सिहर उठी। रुको, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे? उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। क्या ये बर्बर बाहर की दुनिया पर हमला करने की सोच रहा है? क्या इसी वजह से वो सबसे ताकतवर लोगों और उनके रहस्यों के बारे में पूछ रहा है? ये सोच उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गई। तुम एक बर्बर हो, है ना? उसने सावधानी से पूछा। तुम ऐसा कहती हो, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मेरे बारे में जानती हो। हाँ, मेहर ने कहा। आप लोगों के बारे में कई किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां? मेहर ने जो सुना था सब बता दिया। सुनते ही रुद्र हंस पड़ा। तो कहानी ऐसी चलती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एक सम्राट, वो आदमी सम्राट था। मुझे तो वो बस एक पागल इंसान लगा था। रुद्र ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। माफ कीजिए, मेहर चौंकी। कुछ नहीं, रुद्र ने सिर हिलाया। तुम्हारी किंवदंतियां शायद पूरी तरह गलत नहीं हैं। बहुत समय पहले एक आदमी सच में यहां आया था। ऐसा है? खुद एक किंवदंती के मुंह से पुष्टि सुनकर मेहर स्तब्ध रह गई। वो एक बात नजरअंदाज कर गई। रुद्र ऐसे बोल रहा था जैसे वो हजारों साल पहले की घटनाएं याद कर रहा हो। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, मेहर की सतर्कता धीरे धीरे कम होती गई और अंततः उसने भी अपने सवाल पूछने की हिम्मत जुटा ली। रुद्र ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें हमारी भाषा और ज्ञान के बारे में काफी कुछ पता है। फिर वह धीमी आवाज में बोलता रहा। बहुत पहले कुछ लोग इस बर्फीले मैदान को पार करने की कोशिश में यहां आए थे। जब मैं उनसे मिला, वे मरने ही वाले थे। मैंने उनकी जान बचाई और बदले में तुम्हारी दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। एक पल रुककर उसने जोड़ा, मुझे नहीं पता वे वापस जिंदा लौट भी पाए या नहीं। मेहर अवस्थी ने हल्की सांस लेते हुए कहा, शायद नहीं। अगर वे लौटे होते तो एक ऐसे बर्बर की कहानियां जो इतना जानकार हो कभी की फैल चुकी होती। ये अफसोस की बात है, मेहर ने कहा। लेकिन फिर उसने झिझकते हुए कहा, पर रुद्र की भाषा, उसका सधा हुआ बोलना और बाहरी दुनिया की गहरी समझ सिर्फ इधर उधर की बातचीत से नहीं आ सकती थी। जब तक किसी ने अपना पूरा जीवन उस दुनिया को समझने में न लगाया हो, इतना ज्ञान पाना नामुमकिन था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रुद्र ने अचानक पूछा, मैं मान रहा हूं तुम लोग किसी तरह का हथियार ले जा रहे हो, सही कहा ना? मेहर चौंक गई। ओह हाँ, लेकिन आपको कैसे? रुद्र ने बात काट दी। इन गाड़ियों से तेज धार वाले लोहे की आवाज साफ सुनाई दे रही है। मेहर और उलझ गई। मैं समझी, वे इस वक्त व्हाइट स्नोफील्ड के बीचों बीच थे। यहां की बर्फीली आंधियां इतनी तेज थीं कि पास खड़े इंसान की आवाज भी सुनना मुश्किल था। ऊपर से गाड़ियां पूरी तरह सील थीं। फिर भी रुद्र ने गाड़ियों की ओर देखते हुए कहा, इतनी सारी गाड़ियां, मतलब माल भी भारी है। तुमने ये रास्ता ही क्यों चुना? मेहर ने होंठ भींच लिए। हमें पैसों की जरूरत है। उसका परिवार जो पीढ़ियों से व्यापार करता आया था, अब कर्ज में डूब चुका था। हाल की साजिशें, टूटे सौदे, सबने उन्हें बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। ये सफर
उनकी आखिरी उम्मीद थी। रुद्र ने सब समझ लिया। तुम ये हथियार उस राज्य को बेचने जा रहे हो जो साम्राज्य से युद्ध में है। क्या? मेहर की आंखें फैल गईं। मैंने तो ये बताया ही नहीं। आपको कैसे? रुद्र ने बेफिक्री से कहा। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार सिर्फ दो ही देश चाहेंगे, या तो साम्राज्य या फिर राज्य। तुमने कहा था साम्राज्य को सप्लाई की कोई कमी नहीं है, तो विकल्प सिर्फ एक ही बचता है। मेहर बस उसे देखती रह गई। मांग और आपूर्ति, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। जहां कमी होती है वहीं दाम बढ़ते हैं। बाहरी दुनिया के दाम मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये सौदा नुकसान का तो नहीं लगता। मेहर ने हैरानी से पलकें झपकाईं। रुद्र ने आगे पूछा, अगर तुम्हें इस बर्फीले मैदान से होकर जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है राज्य तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं। क्या वो साम्राज्य से सटा हुआ है? हाँ, मेहर ने धीरे से कहा। हर बात सटीक बैठ रही थी। फिर भी रुद्र ने गंभीरता से कहा, यह रास्ता बेहद खतरनाक है। मेहर की आवाज कांप गई। आखिर आप हैं कौन? क्या आप सच में एक बर्बर हैं? वह आगे कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही गाड़ी अचानक रुक गई। बाहर से एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है हमें एक बिन बुलाया मेहमान मिल गया है। चैप्टर 3, रुद्र की पहली लड़ाई। लग एक अजीब चिपचिपी सी आवाज बर्फीले सन्नाटे को चीरती हुई सबके कानों तक पहुंची। आवाज सुनते ही भाड़े के सैनिकों के चेहरे सख्त हो गए। तुरंत तलवारें खिंच गईं, ढालें संभल गईं। रुको! कप्तान ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। तेज ठंड और उड़ती बर्फ के बीच कुछ रेंगता हुआ सामने आया। काली गाढ़ी लसलसी चीज, मानो जिंदा अंधेरा। ब्लैक स्लाइम, मेहर अवस्थी ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज में साफ डर था। मैंने शांत स्वर में पूछा, तो तुम लोग इसे ब्लैक स्लाइम कहते हो? हाँ, मेहर ने सिर हिलाया। यह हमारी रिकॉर्ड्स में दर्ज एक राक्षस है। व्हाइट स्नोफील्ड को पार करने की कोशिश बहुतों ने की थी, लेकिन ज्यादातर लौटकर नहीं आए। जो बचे उन्होंने जिन राक्षसों का जिक्र किया उनमें ब्लैक स्लाइम सबसे आम था। मेहर ने मेरी तरफ देखा। रुद्र, क्या तुम इसे जानते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल, ये काफी चबाने लायक होते हैं और ठीक ठाक स्नैक भी। मेहर ने चौंककर मेरी तरफ देखा। तक तुम इन्हें खाते हो? उसे लगा शायद उसने गलत सुना हो, लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह गंभीर था। चाहो तो तुम्हारे लिए एक ले आऊं? मैंने आराम से कहा। नन्ही, मेहर ने जल्दी से सिर हिला दिया। ग्लग, ब्लैक स्लाइम और पास आ गया। उसकी दुश्मनी साफ झलक रही थी। सैनिकों की पकड़ और कस गई। मेहर मेरी तरफ मुड़ी। रुद्र, इस ब्लैक स्लाइम के बारे में। लेकिन मैं तो गाड़ी से टेक लगाए खिड़की की ओर देख रहा था। हिलने का कोई इरादा नहीं। रुद्र, मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे साथ करार किया है तुम्हारी जान की रक्षा का। मेहर थोड़ी हैरान हुई। तो? लेकिन जब जरूरत न हो तब दखल देने की कोई वजह नहीं। मैंने बाहर झांकते हुए धीमे से जोड़ा, तुम्हारे सैनिक इस राक्षस के लिए काफी हैं। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ, वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि बाहर की दुनिया के लोग कितने मजबूत हैं। ग्लग, ब्लैक स्लाइम अचानक झपटा। ढाल संभालो, कप्तान की आवाज गूंजी। जी सर। दो हाथी ढाल लिए एक सैनिक आगे बढ़ा। उसने अपने पैर जमीन में जमा लिए और पूरे दम से सामने डट गया। धड़ाम! आह! सैनिक हवा में उछलता हुआ पीछे जा गिरा और बर्फ पर लुढ़कता चला गया। दूसरा सैनिक आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। आग! झटका इतना जोरदार था कि तलवार वापस उछल गई। सैनिक ने हथियार को घूरकर देखा। धार टूटी हुई थी। ये क्या है? ग्लग, ब्लैक स्लाइम ने फिर हमला किया। सैनिक इधर उधर कूदकर बचने लगे। आदेश सुनो, कप्तान चिल्लाया। ब्लैक स्लाइम सिर्फ सीधी रेखा में चलता है। इसे घेरो और पलटवार के लिए तैयार रहो। जजी सर। सीधे सामने मत जाओ। इसके हमले को मोड़ो फिर वार करो। मैं चुपचाप यह सब देख रहा था। मेरी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक ही सोच थी, तो यही है बाहर की दुनिया की ताकत। कप्तान के आदेश मिलते ही भाड़े के सैनिकों ने तुरंत अपनी फॉर्मेशन बदल ली। सबने मिलकर उस राक्षस को चारों ओर से घेर लिया। धड़ाम! ओह! ढाल पकड़े सैनिक को जोर का धक्का लगा। वो पीछे हटा, लेकिन गिरा नहीं। उसने अपने शरीर को मोड़ते हुए ब्लैक स्लाइम के हमले की ताकत सोख ली। साधारण हमलों से कुछ नहीं होगा। कप्तान चिल्लाया। इसके अंदर कहीं कोर छिपा है, वहीं निशाना लगाओ। समझ गए? अब सैनिक पूरी ताकत से लड़ने लगे। समय बीतता गया।
करीब 30 मिनट, ठंड से जमे हाथ, भारी सांसें, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। हाँ, कप्तान ने तलवार को ब्लैक स्लाइम की सतह में बने एक छोटे से छेद में पूरी ताकत से घोंप दिया। ग्लग, राक्षस की देह पिघलने लगी। काली लसलसी चीज धीरे धीरे जमीन पर फैल गई। ब्लैक स्लाइम खत्म हो चुका था। उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। हो गया, हम जीत गए। सैनिकों की आवाजें बर्फीले मैदान में गूंज उठीं। गाड़ी के अंदर मेहर अवस्थी ने भी मुट्ठी भींच ली। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। व्हाइट स्नोफील्ड के एक खतरनाक राक्षस को उन्होंने खुद की ताकत से हराया था। ये एक सच्ची जीत थी। लेकिन मैं, रुद्र, अब भी उसी शांत भाव से सब कुछ देख रहा था। मुझे एक सवाल है, मैंने अचानक कहा। जी? मेहर ने मेरी ओर देखा। ये भाड़े के सैनिक कितने मजबूत हैं? मेहर थोड़ी सोच में पड़ी। ये काफी कुशल हैं। व्हाइट स्नोफील्ड में कदम रखना कोई छोटा फैसला नहीं था। सिर्फ वही लोग यहां आते थे जिन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा हो। ये पूरे महाद्वीप में मशहूर हैं। मेहर ने जवाब दिया। समझा? मैंने सोचते हुए बाहर देखा। काफिला आगे बढ़ता रहा। रास्ते में और भी राक्षस आए, कभी अचानक, कभी दूर से। हर बार सैनिकों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। शायद किस्मत थी, या फिर उनके पास मौजूद जानकारी। जितने भी राक्षस सामने आए, सब जाने पहचाने थे। उनकी कमजोरियां, उनके अहम बिंदु, सब दर्ज थे। इसलिए लड़ाइयां सोचे से आसान रहीं। बस इतना ही, एक सैनिक हंसते हुए बोला। व्हाइट स्नोफील्ड इतना भी बुरा नहीं है। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ा, वैसे वैसे तनाव ढीला पड़ने लगा। एक भी जान न जाना, सबका हौसला बढ़ा रहा था। कप्तान, ये तो आसान लग रहा है ना? कप्तान ने सख्ती से कहा। सावधान रहो, अभी आधे से ज्यादा रास्ता बाकी है। लेकिन अभी तक तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई, एक सैनिक बोला। शायद व्हाइट स्नोफील्ड का डर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। उसने आगे कहा, सम्राट की कथा के बाद से यहां कोई आधिकारिक अभियान नहीं आया। डर और सावधानी की वजह से। सम्राट की कहानी सब जानते थे। इसी डर ने कई महत्वाकांक्षाओं को रोक रखा था। सैनिक जानते थे कि ये जगह खतरनाक है, लेकिन अब उन्हें लगने लगा शायद खतरा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। धीरे धीरे उनके मन में एक और सोच जन्म लेने लगी। उनकी नजर में मैं अब कोई दैवी किंवदंती नहीं रहा, बस एक और मामूली बर्बर। तुम्हें नहीं लगता वो थोड़ा परेशान करने वाला है? एक सैनिक बुदबुदाया। ठंड में उन्हें हर पल चौकन्ना रहना पड़ रहा था। जादुई कोट न होते तो अब तक जमकर मर चुके होते। और मैं गर्म गाड़ी के अंदर आराम से बैठा था, कभी एक उंगली भी नहीं उठाई। यहां तक कि एक खाली गाड़ी में चैन से सो भी रहा था। हमारा मालिक एक ही था, फिर भी मुझे किसी रईस की तरह रखा जा रहा था। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। क्या वो सच में इतना मजबूत है? किसी ने पूछा। संदेह और गहरा गया। मुझे नहीं लगता वो बर्बर इतना ताकतवर है। दूसरा बोला, किंवदंतियां होंगी बस, शायद वो हमारी मदद के बिना जिंदा भी न रह पाए। एक ने ताना मारा, और मैं उनकी बातें सुन रहा था, चुपचाप, बर्फ की तरह शांत। उनके मन में उठे शक अब लगभग यकीन में बदल चुके थे। बस बहुत हुआ, कप्तान ने सख्त आवाज में कहा। उसका छोटा सा आदेश बाकी भाड़े के सैनिकों को चुप करा गया। ये फैसला हमारे मालिक का है, वो बोला। हमें दखल देने का कोई हक नहीं। तो आप कहना चाहते हैं, एक सैनिक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कि मालिक को बेवकूफ बना लिया गया है? कम से कम हमें उसकी काबिलियत जांच तो लेनी चाहिए। बकवास मत करो, कप्तान ने बात काट दी। लेकिन सैनिकों के मन की नाराजगी अब भी खत्म नहीं हुई थी। उधर मैं, रुद्र, बिल्कुल बेफिक्र होकर एक सेब खा रहा था। ये सेब वाकई बहुत अच्छा है, मैंने कहा। खुशी हुई कि आपको पसंद आया, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। इतनी लंबी यात्रा में ताजा फल बचाकर रखना आसान नहीं होता। मैंने पूछा, क्या इसे जादू से सुरक्षित रखा गया है? हाँ, कमाल है, मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला। जादू सच में अद्भुत चीज है। मैंने पूरा सेब 20 तक खा लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरे बगल में बैठा बूढ़ा आदमी हैरानी और झिझक के मिले जुले भाव से मुझे देख रहा था। मैंने उंगलियों से रस चाट लिया। काफी समय हो गया था ताजा फल खाए हुए। लगातार राक्षसों का मांस खाने के बाद ये मिठास लगभग सपना लग रही थी। व्हाइट स्नोफील्ड छोड़ने की मेरी चाह
और गहरी हो गई। फिर जैसे कुछ याद आया। एक बात पूछनी थी। मैंने कहा। क्या? मेहर अवस्थी ने मेरी ओर देखा। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा उठना बैठना और बोलने का तरीका। मैंने उसे ध्यान से देखा। तुम किसी साधारण व्यापारी परिवार की प्रतिनिधि नहीं लगती। मेहर के कपड़े ऊपर से साधारण लगते थे, लेकिन करीब से देखने पर उनकी गुणवत्ता साफ झलकती थी। मेहर ने सिर हिलाया। मैं मेहर अवस्थी हूं। वो बोली। वेलिका की बेटी, जो अवस्थी परिवार के मुखिया केसक अवस्थी की दूसरी पत्नी थीं। तुम्हारी मां उपपत्नी थीं। हाँ, मेहर ने धीमी आवाज में कहा। राजनीतिक गठबंधन के लिए शादी हुई और फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। समझा? मैंने सोचा समझा सा सिर हिलाया। मेहर कुछ पल रुकी, फिर बोली। मेरी मां और मैं सिर्फ नाम के लिए परिवार हैं। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। असल में हम नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं। शायद उसने इतना कहने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मेरा शांत बिना जजमेंट वाला रवैया उसे बोलने की हिम्मत दे रहा था। तुमने कहा था तुम्हारा परिवार पतन की ओर है। मैंने पूछा। हाँ। मेहर ने सिर झुका लिया। दूसरे व्यापारी परिवारों ने हमारे साझेदार छीन लिए। अगर यही चलता रहा तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उसके पिता, परिवार के मुखिया, डर के कारण कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे और हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे थे। ये व्यापार यात्रा हमारे अस्तित्व की आखिरी उम्मीद है। मेहर ने कहा। राज्य को हथियार बेचकर इतना धन मिल सकता था कि उनका घर दोबारा खड़ा हो सके। समझ गया, मैंने कहा। फिर एक सवाल, लेकिन एक बात है। मैंने उसे देखा। भले ही तुम्हारे पास ताकत न हो, तुम फिर भी कुलीन खून से हो। क्या सच में इस जानलेवा यात्रा पर खुद आना जरूरी था? मेहर ने बिना झिझके कहा। यह मेरा फैसला था। तुम्हारा? हाँ। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। किसी को मिसाल बननी थी, किसी को दिखाना था कि हम भाग नहीं रहे। मेरी मालकिन, बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उस पल वो सच में एक कुलीन की तरह लग रही थी। समझा? मैंने सिर हिलाया। तुम काफी समझदार हो, मैंने कहा, और महत्वाकांक्षी भी। क्या? मैं हल्का सा मुस्कुराया। और हाँ, मैंने जोर दिया, काफी लालची भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया। वो मेरी बात समझ नहीं पाया, लेकिन मेहर की आंखें अचानक फैल गईं। रुको, तुम। वो कुछ कहने ही वाली थी कि ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। ठंड और घबराहट दोनों उसके शरीर में साफ दिख रहे थे। वो गाड़ी के दरवाजे तक गया और सावधानी से उसे खोला। क्रीक। क्या बात है? उसने बाहर की ओर देखते हुए पूछा। बाहर भाड़े के सैनिक खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे। हवा में ठंड के साथ कुछ और भी घुला हुआ था। तनाव। हमें मालकिन के लिए एक संदेश देना है, एक सैनिक ने कहा। वो वहीं खड़े रहे, इंतजार में, जैसे अगला पल कुछ बदलने वाला हो। और मैं, रुद्र, अब भी अंदर बैठा, चुपचाप सब कुछ देख रहा था। मेहर अवस्थी ने बाहर खड़े सैनिकों की ओर देखा। क्या बात है? उसने शांत आवाज में पूछा। एक भाड़े का सैनिक आगे बढ़ा। हमें एक बात की पुष्टि करनी है, वो बोला। हमने आपसे एक औपचारिक अनुबंध किया है और इस मिशन को आधिकारिक तौर पर पूरा कर रहे हैं। क्या ये सही है? मेहर ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं हमेशा आभारी रहूंगी कि तुम लोगों ने मेरी विनती स्वीकार की। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मिशन साफ था, व्हाइट स्नोफील्ड को पार करना। लेकिन जैसे ही मिशन का नाम सामने आया, बाकी सारे भाड़े के सैनिक भाग खड़े हुए थे। इन सैनिकों के बिना इस बर्फीले नरक को पार करना नामुमकिन था। वो सैनिक फिर बोला। हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये हमें मंजूर है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। उसकी आंखें संकरी हो गईं। लेकिन एक बात है जो हमें परेशान कर रही है। उसकी नजर सीधे मुझ पर आ गई। उस बर्बेरियन पर। उसे भी वही मिशन दिया गया है जो हमें। वो बोला। तो फिर उसे खास सुविधा क्यों मिल रही है? अब मेहर को बात समझ में आई। वो सही था। हम सबने एक ही मिशन स्वीकार किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं आराम से गाड़ी के अंदर था और वो लोग खुले बर्फीले मैदान में राक्षसों से लड़ रहे थे। नाराजगी होना लाजमी था। मेहर ने सिर झुकाया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में नहीं सोचा। उसने ईमानदारी से कहा।
वो सैनिक तुरंत बोला, नहीं, इसमें माफी की जरूरत नहीं है मेरी लेडी। हम समझते हैं कि एक दंतकथा जैसे योद्धा को विशेष नाम मिले। फिर वो रुका। लेकिन हम बस एक बात की पुष्टि करना चाहते हैं। मेहर ने पूछा, किस बात की? वो बर्बेरियन अब तक लड़ा ही नहीं है ना? मेहर का चेहरा सख्त हो गया। तो बात यह है, सैनिक बोला, हम अपना काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कौशल है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि वो सच में ताकतवर है? असल सवाल यही था, क्या मैं सच में ताकतवर था, या बस इस बर्फीली जमीन पर जिंदा रहने वाला एक मामूली कीड़ा? मैं मुस्कुराया। तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? मैंने कहा, बताओ, तुम इसे परखना कैसे चाहते हो? एक सैनिक आगे आया। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उसने अपनी छाती थपथपाई। वो उनके दल का एक एलीट योद्धा था। बाकी सैनिकों से बात करने के बाद उसी को चुना गया। मेहर ने कप्तान की ओर देखा। कप्तान ने अफसोस में सिर हिलाया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। वो बोला, लेकिन वो गलत भी नहीं है। अब फैसला मेरे हाथ में था। मैं हंसा। मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा, लेकिन अभी नहीं। वो सैनिक भड़क गया। क्या भाग रहे हो कायर? मैं भाग नहीं रहा। मैंने शांति से कहा, हालात इसकी इजाजत नहीं देते। हालात? बकवास। वो पूरी तरह यकीन कर चुका था कि मैं कमजोर हूं। यहां तक कि मेहर भी हैरान थी। अगर मैं ताकतवर था तो मना क्यों कर रहा था? तो तुम सबको धोखा दे रहे थे। वो चिल्लाया, बाहर आओ कायर। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने की कोशिश की। लेकिन उसका चेहरा जम गया। क्या? वो मुझे हिला भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों पुराने एक पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं खुद शांति से गाड़ी से बाहर आ गया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जैसे पैरों के पास रेंगती चींटियां किसी को परेशान नहीं करती। सैनिक पीछे हट गए। मैंने कहा, मैं तुमसे इसलिए नहीं लड़ सकता। एक पल रुका, क्योंकि हमारे पास एक और बिन बुलाया मेहमान आ चुका है। यह एक ऐसी बकवास है। भाड़े का सैनिक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी धड़ाम धड़ाम एक गूंजती हुई भारी आवाज पूरे बर्फीले मैदान में फैल गई। देखो, बाहरी दुनिया के दयनीय नश्वर प्राणी यहां तक आ पहुंचे हैं। आवाज इतनी भारी थी कि जैसे खुद प्रकृति बोल रही हो। भाड़े के सैनिकों के शरीर वहीं जम गए। यह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह किसी प्राचीन शक्ति की आहट थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। कई सालों से कोई खास व्यंजन नहीं मिला। एक सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी सबके कानों में चुभ गई। सबने धीरे धीरे सिर घुमाया। बर्फीला तूफान दो हिस्सों में बंट गया। और तब वह प्रकट हुआ। आह! ये तो वह सांप जैसा था, लेकिन साधारण सांप नहीं। वह था श्वेत नाग, व्हाइट सरपेंट। उसके शरीर पर काली धारियों वाली बर्फीली शल्कें चमक रही थीं। दोमुंही जीभ हवा को चीरती हुई हिल रही थी। पहली नजर में उसका रूप साधारण लग सकता था, अगर उसकी आंखें न देखी होती। उसकी एक एक आंख इतनी विशाल थी कि सबको निगल सकती थी। उसका शरीर क्षितिज से भी आगे फैला हुआ था। बर्फ के मैदान में उसका अंत दिख ही नहीं रहा था। विशाल शब्द उसके लिए छोटा पड़ जाता था। वह इतना बड़ा था कि पहाड़ों को लपेट सकता था और समुद्रों तक फैल सकता था। ये तो व्हाइट सरपेंट है। एक सैनिक के मुंह से फुसफुसाहट निकली। वही राक्षस जिसका जिक्र सम्राट की पुरानी कथाओं में था। हिन्नदों को निगल जाने वाला नाग। सब जड़ हो गए। उनके हाथ पैर हिलने से मना कर चुके थे, जैसे शिकारी की नजर में फंसे चूहे। नहीं। एक सैनिक के पैंट गीले होने लगे। डर ने उसके दिमाग को जकड़ लिया था। मेरे लिए चीखो नश्वर प्राणियों। नाग ने उपहास किया। अपने गंदे द्रव बहाओ। जिंदगी की भीख मांगो। कांपते पैरों से भागो। तुम्हारी बेकार की तड़प मेरे भोजन का स्वाद और बढ़ा देगी। गड़गड़ाहट। जमीन कांपने लगी। नाग की हल्की सी हरकत ने ही भूकंप खड़ा कर दिया। मौत अब टलने वाली नहीं थी। सच ने सबकी आत्मा कुचल दी। उम्मीद टूट चुकी थी। तभी बस एक शांत स्थिर आवाज गूंजी। न डर, न घबराहट। ऐसी आवाज जैसे कोई बर्फीले पार्क में टहल रहा हो। ये मेरे मेहमान हैं। यह आवाज थी रुद्र की। वह आगे बढ़ा। धीरे, बिल्कुल शांत। वापस लौट जाओ नाग, रुद्र ने आदेश दिया। तुम। नाग की आवाज कांप गई। प्रकृति का वह अवतार रुद्र के सामने थरथरा रहा था। तुम यहां क्यों हो? यह तुम्हारा विषय नहीं है। रुद्र ने एक और कदम आगे बढ़ाया।
विशाल नाग पीछे सरक गया। मैंने एक मिशन लिया है और मेरा मिशन है इनकी रक्षा करना, इसलिए अभी चले जाओ। क्या तुम बर्फीले मैदान के नियम भूल गए हो? पहले ही कह चुका हूं। रुद्र की भौहें सिकुड़ी। ये तुम्हारा काम नहीं। नाग हिचकिचाया। उसकी जीभ घबराहट में हिल रही थी। उफ! आह! वह विशाल राक्षस जो रुद्र को कुचल सकता था, डर रहा था। यह बात आम इंसान भी साफ देख सकते थे। वह डर गया था। मेरा मजाक मत उड़ाओ। नाग गरजा। अपने डर को नकारते हुए उसने सिर उठाया। मैं इस बर्फीले मैदान का नाग हूं। तुम एक नश्वर हो। मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे की? धड़ाम! नाग ने हमला किया। उसका विशाल शरीर समूह की ओर लपका। मुंह पूरा खुला हुआ। जमी हुई धरती चीख उठी। उसके पीछे तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरा पहाड़ उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा हो। भाड़े के सैनिक डर से जमीन पर गिर पड़े। आंखें कसकर बंद कर लीं, आने वाली टक्कर का इंतजार करते हुए। तभी तो फिर मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। रुद्र ने शांत भाव से मुट्ठी भींची। वह आगे बढ़ा, शरीर को हल्का सा मोड़ा और एक मुक्का फेंका। एक छोटी सी मुट्ठी उस विशाल नाग से टकराई। धड़ाम! एक भीषण शॉकवेव फूट पड़ी। सैनिक चीख तक नहीं पाए। कानों के पर्दे फट जाने के डर से उन्होंने हाथों से कान ढक लिए। गर्जना इतनी भयानक थी कि सबको जमीन से उछालकर दूर फेंक दिया। आ! मेरी लेडी! गाड़ी भी नहीं बची। वह जोर जोर से कांप उठी। अंदर मेहर अवस्थी दीवारों से चिपककर खुद को संभाल रही थी। उफ! जब शॉकवेव थमी, सबने डरते डरते आंखें खोली। उनकी पुतलियां फैल गईं। व्हाइट स्नोफील्ड का वह अंथीन बर्फीला तूफान गायब हो चुका था। हवा साफ थी। आसमान दिख रहा था। और वहीं आसमान में नाग का सिर तैर रहा था, जैसे किसी असीम शक्ति ने उसे उड़ा दिया हो। वह हवा में डगमगाया और फिर धड़ाम! जमीन पर गिर पड़ा। पूरा बर्फीला मैदान गूंज उठा। तुम हमेशा मार खाने के बाद ही बात समझते हो? रुद्र ने हाथ झाड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं था। रुद्र, एक पल दो। मुझे इसे खत्म करना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुद्र ने जमीन पर जोर से पैर पटका। चर्राक! धरती फट गई। अगले ही पल वह धुंधला सा साया बन गया। नाग के सिर की ओर बिजली की तरह दौड़ पड़ा। बूम! क्रैक! ऐसा लगा जैसे दुनिया दो हिस्सों में टूट रही हो। सैनिक बस खामोशी से देखते रह गए। उस दिन के बाद किसी ने भी रुद्र के बारे में एक शब्द नहीं कहा। जब भी रुद्र उनके पास से गुजरता, वे डर से नजरें झुका लेते। माफ कर दीजिए। जरूरत नहीं, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। मैं समझता हूं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैंने भारी पाप किया है। रुद्र कुछ भी कहता, वे घुटनों के बल गिड़गिड़ाते रहते। बात करना नामुमकिन था। सिर हिलाते हुए रुद्र वापस गाड़ी में चला गया। बाकी बचे राक्षसों को सैनिकों ने बिना एक शब्द बोले खत्म किया और आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद क्षितिज दिखाई दिया। व्हाइट सरपेंट को हराने के बाद रुद्र आराम से गाड़ी में बैठा रहा। बूढ़ा आदमी स्वेच्छा से बाहर पहरा देता रहा और अंततः वे बर्फीले मैदान के अंत पर पहुंच गए। ओह! ये घास है। बर्फ के पार हरी वनस्पति दिख रही थी। सैनिक खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने व्हाइट स्नोफील्ड को जीत लिया था। हम पहुंच गए। रुद्र ने सामान्य से स्वर में कहा। धन्यवाद रुद्र, मेहर अवस्थी ने सम्मान से झुककर कहा। वापसी में आप क्या करेंगे? हम साम्राज्य के अंदर वाले मार्ग से जाएंगे। हथियार बेचने के बाद तुम खाली हाथ रहोगे। सीमा पार करना मुश्किल नहीं होगा। हाँ? रुद्र ने सब कुछ एक नजर में समझ लिया। मेहर अवस्थी रुद्र को एक जटिल भाव से देखती रही। मेहर अवस्थी एक पल के लिए हिचकी, फिर धीरे से बोली। रुद्र, तुमने एक बार कहा था कि मैं समझदार और महत्वाकांक्षी हूं। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, लेकिन उस वक्त एक सैनिक ने बात काट दी थी। तुम्हारा असली मतलब क्या था? रुद्र ने बिना छिले संतरे में दांत गड़ा दिए बिल्कुल सहज स्वर में बोला। मेरा मतलब वही था जो मैंने कहा। तुम बुद्धिमान हो और महत्वाकांक्षी भी। उसने आगे कहा, तुम्हारा परिवार कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन पूंजी की कमी ने उसे कमजोर कर दिया। और जब पैसा जाता है तो वफादारी भी डगमगाने लगती है। एक व्यापारी परिवार की नींव ही धन होती है। उसके बिना सब कुछ ढह जाता है। रुद्र की आवाज गंभीर हो गई। तुम विनाश के कगार पर खड़ी हो। अब सवाल यह है, क्या तुम चुपचाप अपने परिवार को डूबते देखोगी या फिर भविष्य गढ़ने के लिए कुछ करोगी?
उसकी निगाहें मेहर पर टिकी थीं। तुम्हारे अनुचर किसका साथ देंगे? उत्तर उसके लिए साफ था। रुद्र ने पूरा संतरा निगल लिया और बोला, तुम उपपत्नी की बेटी हो। यह तुम्हें वैधता भी देता है और निचले वर्ग से जुड़ाव भी। मैं गलत तो नहीं? मेहर की नजर डगमगाई। लेकिन मेरे पास असली शक्ति नहीं है। रुद्र ने तुरंत कहा, शक्ति तलवार से नहीं आती, वह विश्वास और निष्ठा से जन्म लेती है। अगर इस यात्रा से तुम अपने परिवार को बचा लेती हो तो तुम उसकी उद्धारक बन जाओगी। हथियार बेचने से मिलने वाली दौलत उसके परिवार को फिर से खड़ा कर सकती थी। तुम्हारे अधीनस्थ तुम्हारे पिता या भाई बहनों के बजाय तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद सब कुछ अपने आप आगे बढ़ेगा। मैं गलत हूं तो बताओ। मेहर के होंठ कांपे। न, तुम गलत नहीं हो। यह एक परफेक्ट विश्लेषण था। मेहर सिहर उठी। उसे लगा जैसे रुद्र ने उसका मन पढ़ लिया हो। यह बर्बर और क्या क्या जानता है। उसने मन ही मन सोचा। उधर रुद्र के भीतर हल्की सी मुस्कान उभरी। बिल्कुल सही निशाने पर। उसने सोचा, इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा था जो सब कुछ दांव पर लगाकर सत्ता तक पहुंचे। रुद्र ने अनगिनत कहानियां पढ़ी थीं और मेहर की स्थिति उनसे बिल्कुल मेल खाती थी। व्यक्तिगत रूप से इसे देखना उसे रोमांचित कर रहा था। मुस्कुराते हुए रुद्र बोला, फिर भी महत्वाकांक्षा के लिए जान जोखिम में डालना सम्मान की बात है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी काबिलियत और दृढ़ संकल्प की वजह से हुआ। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। मेहर ने आंखें संकरी कर लीं। रुद्र सिर्फ ताकतवर नहीं था, वह असाधारण रूप से बुद्धिमान भी था। व्हाइट सरपेंट को बिना खरोंच हराने वाला और दिमाग से भी उतना ही घातक। मेहर अवस्थी की आंखों में एक पल के लिए लालच चमका। वैसे क्या तुमने कभी स्नोफेड छोड़ने के बारे में सोचा है? उसने धीरे से प्रस्ताव रखा। जितना मैंने देखा है तुम बाहरी दुनिया को लेकर बहुत उत्सुक हो। यह सच है? रुद्र ने माना। वह उससे बाहर की दुनिया के बारे में लगातार सवाल पूछता रहा था। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह उससे कहीं ज्यादा था। मेहर ने मौका नहीं छोड़ा। तो मेरे साथ चलो। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापारी मौके जाने नहीं देते। मैं तुम्हें ज्ञान दे सकती हूं, जो चाहो वह, दुनिया की हर खुशी का स्वाद। रुद्र ने गहरी सांस ली। यह वाकई बहुत लुभावना प्रस्ताव है। सच कहें तो वह भीतर से डगमगा गया था। वह स्नोफेड छोड़ना चाहता था। ड्रैगन, एल्फ, तलवारें, जादू, वह पूरी दुनिया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था अब उसके सामने थी। लेकिन रुद्र ने सिर हिला दिया। माफ करना, यह अभी मुमकिन नहीं है। मुझे यहां कुछ काम पूरे करने हैं। काम? हाँ, सब खत्म होने के बाद शायद सोचूं, लेकिन अभी नहीं। समझ गई। कुछ पल रुककर मेहर ने गर्दन के पीछे हाथ डाला, एक हार निकाला और जोर से खींचकर तोड़ दिया। तो कृपया यह स्वीकार करो। उसमें लकड़ी की एक छोटी सी नक्काशी थी। अगर कभी स्नोफेड छोड़ो और आकाशी परिवार से मिलो तो यह दिखाना। अगर उपहार है, रुद्र ने कहा, तो मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। मेहर ने गहरा प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। गाड़ियां धीरे धीरे स्नोफील्ड से बाहर निकल गईं। रुद्र चुपचाप उनके दूर जाते स्वरूप को देखता रहा। काफी आगे जाने के बाद मेहर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक व्हाइट स्नोफील्ड की निर्दयी ठंड उस बर्बर को पूरी तरह निगल चुकी थी। चैप्टर 5। व्हाइट स्नोफील्ड से पहली बार बाहर, एक नई यात्रा की शुरुआत। रुद्र आज भी ठीक से नहीं जानता था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, या वह यहां कैसे पहुंच गया। जब उसकी आंख खुली, वह खुद को व्हाइट स्नोफील्ड के बीच एक बर्बर के रूप में पा चुका था। सोचने का वक्त ही नहीं मिला। ठंड इतनी निर्दयी थी कि उसकी सांसें हवा में बर्फ बनकर जम जाती थीं। गर्म रहना तक नामुमकिन था। खेती की तो बात ही छोड़ दो, आग जलाओ तो पल भर में बुझ जाती। बर्फीली आंधियां हर लपट को निगल जाती थीं। और यह सब ही नहीं था। यह जगह सिर्फ एक चीज से भरी थी। अंतहीन, डरावने, ताकतवर राक्षस, भयानक जीव उस पर टूट पड़ते थे, उसे मारने और उसे खाने के लिए। उस वक्त जिंदा रहना ही एकमात्र मकसद था। उसने जीने के लिए पागलों की तरह लड़ाई की। रुद्र ने राक्षसों को मारा, उनकी खाल ओढ़ी, उनका गर्म खून पिया। बर्फ बनने से पहले वह अपने कबीले के साथ बर्फ के उस नर्क में भटकता रहा। काफी समय बाद जब हालात थोड़े संभले, तब उसे चारों ओर देखने का पहली बार मौका मिला। कभी कभी बाहरी दुनिया से इंसान आते, वे बताते कि
व्हाइट स्नोफील्ड के पार क्या है? तभी उसे एहसास हुआ, वह सच में उस फैंटेसी दुनिया में आ चुका था जिसका वह हमेशा सपना देखता आया था। इस दुःस्वप्न जैसे स्नोफील्ड के पार एक अद्भुत दुनिया थी, जादू, तलवारें, ड्रैगन और एल्फ्स की दुनिया। वह वहां से तुरंत निकल जाना चाहता था, लेकिन वह निकल नहीं सकता था। इस अभिशप्त बर्फीली जमीन ने उस पर एक भयानक बंधन लगा रखा था। जब तक वह बंधन नहीं टूटता, वह यहां से जा ही नहीं सकता था। तो रुद्र ने अपनी पूरी ताकत उसी बंधन को तोड़ने में लगा दी। उस पार उसका सपना इंतजार कर रहा था। अब उसका लक्ष्य साफ था। अब सिर्फ जिंदा रहना उसकी प्राथमिकता नहीं थी। वह आगे बढ़ा, राक्षसों को कुचलता हुआ, हर रोक को तोड़ता हुआ। इस प्रक्रिया में उसने ऐसी जिंदगी जी जो उसकी पिछली जिंदगी से कई गुना लंबी थी। लगातार संघर्ष में अतीत की यादें धुंधली पड़ जाती हैं। साधारण इंसान अब तक अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका होता और पूरी तरह स्नोफील्ड का बर्बर बन गया होता। लेकिन रुद्र अलग था। उसका एक ही सपना था, इस फैंटेसी दुनिया में घूमना। वक्त ने उसे भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने कभी अपनी मंजिल से नजर नहीं हटाई। और फिर सारी परीक्षाओं को पार कर वह तैयार था। मैं पहुंच गया। बर्बर रुद्र हरी घास पर पहली बार खड़ा हुआ। इतने समय बाद हरियाली देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली। मीलों दूर तक की खुशबुएं उसके फेफड़ों में भर गईं। घास की महक, जानवरों की गंध, नदियों की नमी, वे सब चीजें जो व्हाइट स्नोफील्ड में कभी मुमकिन नहीं थीं। परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। रुद्र मुस्कुराया। उसने पास की एक पत्ती को छुआ। उसकी खुरदरी बनावट उसे अजीब सी खुशी दे गई। हाँ, वह खुशी से लगभग पागल हो चुका था। उसने मुट्ठी भर जंगली घास उखाड़ी और मुंह में ठूंस ली। सामान्य समझ कहती है कि जंगली पौधे जहरीले होते हैं, लेकिन रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसने अनंत बर्फ को सड़ाने वाले मकड़ी के जहर को झेल लिया हो, उसके लिए घास क्या चीज थी। घास कड़वी थी, स्वाद भयानक था, फिर भी वह खुश था। कहे हंसते हुए उसने एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। हर बार उसका हाथ मिट्टी से भर जाता। उसने पेड़ की जड़ों को बिना झिझक चबाना शुरू कर दिया। अगर कोई और देख लेता तो उसे पागल समझता, लेकिन रुद्र को परवाह नहीं थी। वह बस एक दीवाने की तरह मुस्कुरा रहा था। परफेक्ट, सच में परफेक्ट। वह उस अभिशप्त स्नोफील्ड से निकल चुका था। वह हमेशा जाना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने रास्ता रोक रखा था। सिस्टम को धिक्कार है, उसने बड़बड़ाया। उसने सामने देखा। वहां सिर्फ उसे दिखाई देने वाली एक सिस्टम विंडो तैर रही थी। क्वेस्ट 784 कंप्लीटेड, रिवॉर्ड एक्वायर्ड, कंडीशन फुलफिल्ड, यू मे लीव द व्हाइट स्नोफील्ड। युगों से वह उसी क्वेस्ट में फंसा हुआ था। जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करता, एक अजीब शक्ति उसे रोक लेती। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। नरक में सड़ो स्नोफील्ड, रुद्र चिल्लाया। उसने बर्फीले पहाड़ों की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। हाँ, वह रुक ही नहीं पा रहा था। उसने आगंतुकों से सुना था कि यह सच में एक फैंटेसी की दुनिया है, एक ऐसा सपना जिसे वह कभी हकीकत समझ ही नहीं पाया था। अब वही सपना उसके सामने था। यही बात उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। वह अब जवान लड़का नहीं रहा था, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही उत्साहित था। शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी, लेकिन वह डटा रहा। वह जिंदा रहा। अब बस एक ही काम बचा था, इस दुनिया को जीना। तलवारें, जादू, ड्रैगन, एल्फ्स, रुद्र ने तय कर लिया था। वह इस फैंटेसी दुनिया का हर एक पल पूरी तरह जिएगा। उस चाह के बिना रुद्र कब का मर चुका होता। व्हाइट स्नोफील्ड एक ऐसी जगह है जो किसी नरक से कम नहीं थी, जहां सिर्फ जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट काफी नहीं होती। वहां जीने के लिए किसी उद्देश्य की जरूरत होती थी। रुद्र अब आराम से चल रहा था। चाहे तो वो इस पूरे जंगल को पल भर में पार कर सकता था, लेकिन इस समय वो इस साधारण चलने का आनंद ले रहा था। मगर काफी देर चलने के बाद भी जंगल खत्म नहीं हुआ। ये आखिर कितना दूर तक फैला है? रुद्र ने खुद से धीरे से कहा। आजादी मिलने के बावजूद लोगों से मिलने की उसकी चाह अब भी उतनी ही गहरी थी।
आखिरकार रुद्र ने अपनी धीमी चाल छोड़ दी और अपनी इंद्रियों को फैलाया। अब उसे सब कुछ महसूस होने लगा। पत्तों की सरसराहट, जंगली जानवरों की सांसें और पास की धारा में मछलियों की हलचल। लेकिन सबसे अलग जो चीज थी वो थी दूसरे इंसानों की मौजूदगी। कई लोग। ओह! रुद्र के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद उभरी। क्या मैं आखिरकार किसी सभ्य बस्ती तक पहुंच गया हूं? उसने मन ही मन सोचा। अब तक स्नोफील्ड में उसके साथी बस खुरदरे और असभ्य लोग थे जो बर्फ खोदकर अस्थायी ठिकाने बना लेते थे। रुद्र ने ठीक ठाक घर बनाने की बात की थी, लेकिन बाकी कबीले वाले बस उसे समझ न पाने वाली नजरों से देखते रहे। उसे संगठित इंसानी गांव बहुत याद आते थे। पहली मुलाकात कैसे करूं? सीधा नमस्ते कह दूं या पहले पूछूं कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं? रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। जो भी हो, उसने तय किया कि वो शालीन रहेगा। उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ा। उसी समय जंगल के बीच नीली रोशनी का एक विशाल गुंबद बना। कई एल्फों ने अपने हाथ नीचे किए। उनके चेहरों पर साफ राहत थी। हो गया एल्डर? एक एल्फ बोला। हाँ, अच्छा काम। बुजुर्ग एल्फ संतोष से मुस्कुराए। सब लोग। उन्होंने घोषणा की, यही अब हमारा नया घर है। हुर्रा! चारों ओर खुशियों की गूंज फैल गई। कुछ एल्फों की आंखों से आंसू भी बह निकले। वे गुलाम बनाने वालों से भागते भागते, लगातार छिपते हुए आखिरकार यहां पहुंचे थे। एक ऐसी जगह जहां इंसानों का नाम निशान तक नहीं था। अपना सामान जमाओ और घर बनाना शुरू करो, एल्डर ने कहा। जी। एल्फ टहनियों और लकड़ियों से अपने घर बनाने में जुट गए। एल्डर उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में संतोष झलक रहा था। तभी एक युवा एल्फ झिझकते हुए पास आया। सर? हाँ? एल्डर ने पूछा। क्या ये जगह सच में सुरक्षित है? हाँ, एल्डर ने आत्मविश्वास से कहा। ये घोर जंगल है। इंसान यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। हमने पुष्टि कर ली है। आसपास इंसानों की कोई मौजूदगी नहीं। मैं समझता हूं, लेकिन युवा एल्फ रुक गया। वो जानता था कि इंसान यहां क्यों नहीं आते। यह जगह व्हाइट स्नोफील्ड के बहुत करीब थी। एल्डर हल्का सा हंसे। तुम स्नोफील्ड के राक्षसों से डर रहे हो, है ना? वो बहुत पास हैं। युवा एल्फ बोला। व्हाइट स्नोफील्ड, जहां दुनिया के सबसे भयानक जीव रहते थे। उनका नया घर बस कुछ घंटों की पैदल दूरी पर था। डर स्वाभाविक था, लेकिन एल्डर ने सिर हिलाया। चिंता मत करो। हजारों सालों से कुछ भी स्नोफील्ड से बाहर नहीं आया, और हमारे पास सुरक्षा बैरियर भी है। एक ऐसा जादुई घेरा जो उनकी मौजूदगी को छुपा देता था। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो तैयार हुआ था। और अगर कभी राक्षस आए भी, एल्डर बोले, तो हमारी रानी मौजूद है। आह! युवा एल्फ को राहत मिली। वो रानी जो सदियों बाद प्रकट हुई थी। एक ऐसी शक्ति जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। आप सही हैं। वो हमारी रक्षा कर रही हैं। हाँ, एल्डर ने दृढ़ स्वर में कहा। कोई भी राक्षस, चाहे कितना ही भयानक क्यों न हो, हमारी रानी के सामने टिक नहीं सकता। उधर, क्या मैंने कुछ छू लिया? रुद्र ने हैरानी से सोचा। ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज से टकराया हो, लेकिन एहसास बहुत हल्का था। अगर उसकी इंद्रियां भी इसे साफ नहीं समझ पाईं, तो शायद ये चिंता की बात नहीं थी। उसने ध्यान आगे लगाया, और तभी उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। आदतन रुद्र ने अपनी मौजूदगी छुपा ली। व्हाइट स्नोफील्ड में बिताए दिनों ने ये आदत उसके भीतर बैठा दी थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। एक एल्फ, रुद्र ने सोचा। नुकीले कान, सबसे पहले वही नजर आए। वो इंसान जैसा दिखता था, लेकिन इंसान नहीं था। सुंदर चेहरा, साधारण कपड़े, और वो कान। निस्संदेह वो एक एल्फ था। आह! रुद्र ने हल्की सांस छोड़ी। उसमें खुशी घुली थी। एल्फ किसी भी फैंटेसी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जातियों में से एक थे। इतनी जल्दी मिलने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो युवा एल्फ घबराकर इधर उधर देख रहा था। उसके कान खरगोश की तरह फड़क रहे थे। वाह! एक असली एल्फ, रुद्र मन ही मन बोला। उसने एल्फों पर अनगिनत किताबें पढ़ी थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को अपनी आंखों से देखा। उसकी आंखों में हल्के आंसू भर आए। अच्छा हुआ मैं जिंदा बच गया, रुद्र ने धीमे से बुदबुदाया। उसके लिए ये एक छोटी सी मुलाकात उसके सारे बीते कष्टों का इनाम लग रही थी। एल्फ ने अभी तक रुद्र की मौजूदगी महसूस नहीं की थी। वो यूं ही भटकता रहा। रुद्र ने धीरे धीरे उसके बीच की दूरी कम की।
युवा एल्फ ने बड़बड़ाया। जैसे ही दोनों एक दूसरे को छूने भर की दूरी पर पहुंचे, एल्फ अचानक सख्त हो गया। उसके कान फिर से फड़क उठे और तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ी। उसी पल रुद्र भी सहज रूप से सतर्क हो गया। ये उनकी पहली मुलाकात थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और शांत स्वर में बोला, नमस्ते। एल्फ बस उसे देखता रह गया। वो गर्दन ऊपर उठाकर रुद्र को घूर रहा था, जैसे यकीन ही न हो रहा हो। और अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। रुद्र ने झट से बेहोश एल्फ को पकड़ लिया। वो असमंजस में अपना गाल खुजलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रुद्र का विशाल शरीर और एल्फ की कदकाठी, वो मुश्किल से रुद्र के घुटने तक पहुंचता था। एल्फ की नजर से देखें तो ऐसा अचानक सामना बेहोश हो जाने के लिए काफी डरावना था। ये तो अफसोस की बात है, रुद्र ने कहा। एल्फ के साथ उसकी पहली मुलाकात जैसी उसने सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं हुई। एल्फ को गोद में उठाए हुए रुद्र ने गांव की दिशा में कदम बढ़ा दिए। उसने खुद को सकारात्मक सोच में ढाल लिया। शायद वो एक भला अजनबी लगे जो किसी खोए हुए बच्चे को वापस पहुंचा रहा हो। कहानियां अलग अलग थीं, लेकिन आमतौर पर एल्फों को शांत और अनुशासित जाति माना जाता था। अगर वे शत्रुतापूर्ण नहीं हुए तो उसका स्वागत गर्मजोशी से किया जा सकता था। एल्फों की मेहमानवाजी का ख्याल कि उसे रोमांच से भर देता था। कदमों में हल्की फुर्ती लिए रुद्र गांव की ओर बढ़ चला। तो दोस्तों आगे क्या हुआ? क्या रुद्र सही सलामत बच पाएगा? हम मिलेंगे अगले भाग में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।